नमस्कार साथियों, आज मैं क्रियात्मक अनुसंधान के ऊपर बात करने वाला हूं और मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से क्रियात्मक अनुसंधान के सोपानों का प्रयोग करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में अब तक आप जान गए होंगे कि क्रिया के वास्तविक स्तर पर, क्रिया के क्रियान्वयन स्तर पर जो भी समस्याएं आती है उन समस्याओं का निदान करना और उन समस्याओं का निराकरण करना, निराकरण के विकल्प ढूंढना, इसके लिए जो भी रिसर्च किया जाता है उस रिसर्च को हम क्या कहते हैं? उस रिसर्च को हम क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ध्यान दें। मैं क्रियात्मक अनुसंधान के संदर्भ में आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको क्रियात्मक अनुसंधान के ऊपर एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। क्रियात्मक अनुसंधान वो अनुसंधान है जो किसी समस्या के क्रियान्वयन के स्तर पे किया जाता है और ये मौलिक अनुसंधान से एकदम क्या है? डिफरेंट है। हमने क्रियात्मक अनुसंधान के वीडियो लेक्चर में ये भी पढ़ा है कि किस तरीके से क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न होता है, मौलिक अनुसंधान से डिफरेंट होता है। क्रियात्मक अनुसंधान क्रिया के वास्तविक स्तर पर होता है और बात जब स्कूल की होती है तो स्कूल के अंदर क्रिया का वास्तविक स्तर है, एजुकेशन के अंदर क्रिया का वास्तविक स्तर ही हमारी स्कूल होती है। जैसे मेडिकल फील्ड में आप जाते हो तो क्रिया का वास्तविक स्तर क्या है? हॉस्पिटल है। और जब आप इंडस्ट्री में जाते हो तो क्रिया का वास्तविक स्तर, क्रियान्वयन स्तर क्या है? जब आप इंडस्ट्री में जाते हो, उद्योगों में जाते हो तो कारखाने क्रिया का क्रियान्वयन स्तर है। तो क्रिया के क्रियान्वयन स्तर पर जो भी प्रॉब्लम्स आती है उन प्रॉब्लम्स का निदान करना, उन प्रॉब्लम्स के निराकरण के विकल्प ढूंढना, इसके लिए जो भी अनुसंधान किया जाता है, जो भी रिसर्च किया जाता है, मैं आपको बताना चाहूँगा वो रिसर्च अपने आप में क्या है? वो रिसर्च अपने आप में क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। वो रिसर्च अपने आप में क्या कहलाता है? क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। मैं आज आपको सबसे पहले लेकर चल रहा हूं क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान क्या है। ध्यान देना, आखिर कौन कौन से स्टेप्स के अंदर क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। मैं क्रियात्मक अनुसंधान के सोपानों के ऊपर आपको लेकर चल रहा हूं। बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीके से आप क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान मतलब स्टेप्स याद कर सकते हैं। सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान या फिर दुनिया का कोई भी अनुसंधान हो तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको ये ध्यान में रखनी होती है कि क्रियात्मक अनुसंधान या कोई भी अनुसंधान हो उसमें सबसे पहली जो स्टेप है वो क्या है? वो है समस्या की जानकारी होना। अगर आपको समस्या का ज्ञान नहीं है, अगर आपको समस्या की पहचान नहीं है तो आप अनुसंधान किस चीज का करेंगे? अनुसंधान काय का करेंगे? तो पहली बात तो यह है कि अनुसंधान हम जिन मुद्दों पर कर रहे हैं हमें यह पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है। और अगर हमें यह पता है कि हमें कौन सी समस्या आ रही है तो हम उस समस्या के संदर्भ में रिसर्च कर सकते हैं। अगर हमें प्रॉब्लम ही पता नहीं है तो हम रिसर्च किस चीज का करेंगे? ये एक महत्वपूर्ण बात है कि सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए? क्रियात्मक अनुसंधान का पहला सोपान, फर्स्ट स्टेप क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान का पहला सोपान होता है समस्या का ज्ञान और समस्या की पहचान। तो कहने का मतलब सबसे पहले तो हमारे पास में क्या हो? समस्या का ज्ञान हो। समस्या का ज्ञान होना यह हमारे लिए मस्ट है। समस्या का ज्ञान होना, समस्या की पहचान होना, ये क्रियात्मक अनुसंधान का पहला सोपान है। समस्या का ज्ञान या समस्या की पहचान ये क्रियात्मक अनुसंधान का पहला सोपान है। और अगर बात समस्या का ज्ञान और समस्या की पहचान से जुड़ा है तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, क्रियात्मक अनुसंधान के अंदर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि आमतौर पर समस्या कौन कौन सी हो सकती है। ध्यान देना, आमतौर पर जब हम प्रॉब्लम की बात करते हैं, जब हम समस्या की बात करते हैं तो ये समस्या कौन कौन से लेवल की हो सकती है, ये समस्या क्या हो सकती है। एक महत्वपूर्ण बात आपको जानकारी हो, अगर बात क्रियात्मक अनुसंधान की हो, अगर बात क्रियात्मक अनुसंधान की हो तो सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है कि
क्रियात्मक अनुसंधान के अंदर समस्याएं कई टाइप की हो सकती है। सबसे पहले हम उन प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, उन समस्याओं की चर्चा करते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पे ध्यान देना। समस्या के ज्ञान और समस्या के पहचान के अंदर अगर बात की जाए तो सबसे पहले अपने को यह दिमाग में रखना है कि समस्या कौन कौन सी हो सकती है। एक हो सकती है वो समस्या जो बच्चों के व्यवहार से जुड़ी है, बाल व्यवहार से संबंधित समस्या हो सकती है। ध्यान देना, समस्या कौन कौन सी हो सकती है, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहां पर बताना चाह रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एक तो समस्या हो सकती है बाल व्यवहार से जुड़ी। ध्यान देना, एक समस्या हो सकती है जिसका संबंध किससे है, बाल व्यवहार से, मतलब बाल व्यवहार से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बाल व्यवहार से संबंधित समस्या की बात करें, जैसे बच्चा चोरी कर रहा है कक्षा के अंदर, बच्चा स्कूल देर से आ रहा है, बच्चा कक्षा में शोर कर रहा है, बच्चा स्कूल से भाग रहा है, मतलब रिसेस के अंदर बंक कर रहा है, या फिर विद्यार्थी का कोई तनाव, विद्यार्थी क्लास में तनावग्रस्त रहते हैं। अपन रिसर्च करेंगे तभी तो पता चलेगा कि स्कूल में बच्चे तनाव में क्यों हैं। क्या टीचर का टीचिंग मेथड बोरिंग करने वाला है, क्या बच्चे किसी दूसरी समस्या से घिरे हैं, क्या बच्चों को क्लास के अंदर बोर्ड और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी प्रॉब्लम है। ये कैसे पता चलेगा, ये रिसर्च में पता चलेगा। तो कहने का मतलब एक तो है बाल व्यवहार से संबंधित समस्या है। आपको ध्यान हो, एक समस्या होती है शिक्षण से संबंधित। ऐसी समस्याएं भी बच्चों को आ सकती है जिनका संबंध कहीं ना कहीं किससे है, शिक्षण से। तो शिक्षण कार्य से जुड़ी समस्या भी हमारे सामने हो सकती है। शिक्षण से जुड़ी समस्या है। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जब शिक्षण की बात मैं यहां कर रहा हूं ना, तो आप इसको शिक्षण अधिगम से जुड़ी भी लिख सकते हैं, क्योंकि टीचर पढ़ाएगा तो बच्चे को सीखेंगे। तो शिक्षण अधिगम से जुड़ी समस्या ये भी अपन कह सकते हैं। तीसरा, समस्या के अंदर परीक्षा से जुड़ी समस्या, परीक्षा से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती है। परीक्षा से संबंधित समस्याएं भी हमारे सामने हो सकती है। हमारे सामने वो प्रॉब्लम भी आ सकती है जिसका संबंध कहीं ना कहीं किससे है, एग्जाम से है। और स्कूल के अंदर आपको जानकारी हो, प्रशासन और प्रबंधन से जुड़ी समस्याएं भी हमारे सामने आ सकती है। प्रॉब्लम मैंने क्या कहा, कई सारी हो सकती है। प्रशासन और प्रबंधन से जुड़ी समस्याएं भी हमारे सामने आ सकती है। तो कहने का मतलब स्कूल के अंदर कौन सी प्रॉब्लम हमें फेस हो रही है और जिसके कारण हम रिसर्च करना चाह रहे हैं, यह सबसे पहले हमारे को दिमाग के अंदर लगाना, दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। अगर मैं बच्चों के व्यवहार से जुड़ी समस्याओं की बात करूं, तो बच्चों के व्यवहार से जुड़ी समस्या का मतलब क्या हुआ, बच्चों के व्यवहार से जुड़ी समस्या का मतलब जैसे बच्चा चोरी कर रहा है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको जानकारी हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बालक का चोरी करना। एक बच्चा है जो क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। तो बालक का चोरी करना ये बच्चे के व्यवहार से संबंधित समस्या है। मान लो हमारी कक्षा के अंदर 30 बच्चे और 30 में से 10 बच्चे ऐसे जो चोरी कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस पर रिसर्च की जानी चाहिए कि कक्षा के बच्चे चोरी कैसे सीख रहे हैं। तो बच्चों का चोरी करना, बालकों का विद्यालय देरी से आना। ज्यादातर बच्चे स्कूल लेट आते हैं। देखो, एक आध आता है, कोई कारण से आ सकता है, लेकिन ज्यादातर बच्चे लेट आ रहे हैं, इसका मतलब ये प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम है तो सीधी सी बात है, उस पर रिसर्च होनी चाहिए। तो बालकों का विद्यालय देर से आना क्या कारण है, हम रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा ना। हो सकता है स्कूल के अंदर कुछ बच्चों का झुंड वो जो है वो पहाड़ी के उस पार से आ रहा है, या फिर बस टाइम पे नहीं आ रही है, या फिर बच्चे दूर के ढाणियों के है। क्या कारण है, वो रिसर्च से पता चलेगा। कक्षा के अंदर बच्चे शोरगुल कर रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा, कक्षा के अंदर बच्चे अगर शोरगुल कर रहे हैं तो ये शोरगुल भी अपने आप में क्या है, एक बहुत बड़ी समस्या है। कक्षा के अंदर बच्चे क्या कर रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं। इस पर भी रिसर्च हो सकता है। टीचिंग मेथड बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, बच्चा शोरगुल कर सकता है। विद्यार्थियों का स्कूल से पलायन, विद्यार्थी स्कूल में भाग जाते हैं, इसके ऊपर भी रिसर्च हो सकती है। विद्यार्थियों का विद्यालय से पलायन, मतलब ये सारी चीजें क्या, ये बच्चों के व्यवहार से जुड़ी समस्या है। इनमें कोई भी प्रॉब्लम को हम ले सकते हैं। विद्यार्थियों का तनावग्रस्त होना, ये भी हम ले सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान दें, विद्यार्थियों का पलायन या विद्यार्थियों का जो तनाव है, विद्यार्थियों में तनाव, मैं आपको बताना चाहूंगा, विद्यार्थियों का पलायन या विद्यार्थियों के अंदर तनाव की स्थिति की बात अगर हम करते हैं तो
बच्चों का चोरी करना, बच्चों का विद्यालय देर से आना, कक्षा के अंदर शोरगुल, विद्यार्थी पलायन करते हैं, विद्यार्थियों में तनाव, ये सारी समस्याएं किसकी है? ये बच्चों के व्यवहार से जुड़ी समस्याएं है। ये महत्वपूर्ण बात अपने को ध्यान रखनी है। अब शिक्षण अधिगम से जुड़ी समस्याएं कौन सी हो सकती है, जरा ध्यान दें। शिक्षण अधिगम से जुड़ी समस्याएं कौन सी हो सकती है? शिक्षण अधिगम से जुड़ी समस्याओं की अगर मैं बात करूं जो टीचिंग एंड लर्निंग से रिलेटेड है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये कह दूं कि शिक्षण विधि प्रतिकूल है। मान लो टीचर जिस टीचिंग मेथड से पढ़ा रहा है और वो टीचिंग मेथड ही बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, शिक्षण विधि प्रतिकूल है, बच्चों के अनुकूल नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों के लिए। मान लो क्लास में टीचर ने पढ़ाया, क्लास वर्क दिया, बच्चे क्लास वर्क नहीं कर रहे, क्लास वर्क में गलतियां कर रहे, होमवर्क में गलतियां कर रहे, ये भी दिक्कत हो सकती है। ध्यान देना, बच्चे जो काम शिक्षण या अधिगम से संबंधित है वो सारे काम इसमें आएंगे। बच्चों का क्लास वर्क, कक्षा कार्य नहीं करना, बच्चे कक्षा कार्य नहीं कर रहे, इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चा आखिर क्लास में टीचर काम करा रहा है और वो काम भी अधूरा पड़ा है, आखिर क्या कारण है? बच्चे घर से होमवर्क को नहीं करके आ रहे हैं। ध्यान दे, मैं बताना चाह रहा हूं, जैसे उदाहरण के तौर पर टीचर ने बच्चों को होमवर्क कराया लेकिन बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे, बच्चे गृह कार्य नहीं कर रहे। ध्यान देना, बच्चे गृह कार्य नहीं कर रहे, क्या कारण है? आखिर बच्चों को गृह कार्य, क्या गृह कार्य में ऐसा काम दे रहे जो कठिन है? क्या गृह कार्य बहुत ज्यादा दिया जा रहा है? क्या कारण है कि गृह कार्य नहीं कर पा रहे? बच्चों को उच्चारण संबंधी समस्याएं अगर आ रही है, मान लो किताब सही ढंग से नहीं पढ़ पा रहे, तो यह भी एक रिसर्च का कारण हो सकता है। मान लो टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाता है और वो उच्चारण संबंधी जो है वो गलतियां कर रहे हैं। ज्यादातर बच्चे जब कोई गलतियां कर रहे, देखो एक बच्चे में प्रॉब्लम है ना तो चलो उसको तो इग्नोर कर सकते हैं, पर ज्यादातर बच्चे उच्चारण गलत कर रहे हैं, इसका मतलब ये समस्या है जिसपे रिसर्च हो सकता है। आपको ध्यान हो, उच्चारण संबंधी गलतियां, किताब बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, अपन कहते हैं ना कई बार स्कूलों के अंदर बच्चे किताब नहीं पढ़ पा रहे, तो रिसर्च होनी चाहिए कि आखिर किताब, मान लो छठी क्लास है, छठी क्लास में 40 बच्चे और उसमें से 25 बच्चों को किताब पढ़नी नहीं आती, इसका मतलब रिसर्च होना चाहिए। क्या ये बच्चे जिन स्कूलों से आए वहां इनको किताब पढ़ना नहीं सिखाया गया, या इनकी जिस ढंग से टीचर पढ़ा रहा है जो किताब है वो किताब इनके समझ में नहीं आ रही, आखिर क्या कारण है? तो इन सारी समस्याएं मैं आपको बताना चाह रहा हूं। बच्चा सपोज करिए किताब नहीं पढ़ पा रहा है, तो यह भी एक समस्या हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम्स किससे रिलेटेड है? ये प्रॉब्लम्स टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड है। इसी तरीके से मैं आपको और प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊं, परीक्षा से संबंधित प्रॉब्लम। परीक्षा से संबंधित मतलब परीक्षा की सिटिंग, परीक्षा में प्रश्न संबंधी, परीक्षा की पारदर्शिता, वो समस्याएं हो सकती है, ठीक है ना। परीक्षा से संबंधित समस्या का मतलब जैसे उदाहरण के तौर पर परीक्षा की बैठक व्यवस्था, परीक्षा की बैठक व्यवस्था की समस्या, जैसे बच्चे बैठक व्यवस्था बाहर लगा दी लेकिन सारे बच्चे फिर भी गलत बैठ रहे, क्या कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है? क्या बैठक व्यवस्था बच्चों को समझ में नहीं आ रही है कि बच्चों ने कभी इस ढंग से एग्जाम नहीं दिया, आखिर क्या कारण है? ठीक है, पेपर संबंधी समस्या, प्रश्न संबंधी, प्रश्न समझ में नहीं आ रहे, प्रश्नों की समस्या हो सकती है, प्रश्नों की समस्या हो सकती है, या बच्चे परीक्षाओं में पेपर पूरे ही नहीं कर पा रहे, क्या उनको प्रैक्टिस नहीं करवाई गई? तो ये जब रिसर्च करेंगे तभी अपने को पता चलेगा। प्रश्नों की समस्या भी हो सकती है और पेपर के अंदर पारदर्शिता की समस्या भी हो सकती है, ठीक है ना। बच्चों का पेपर पे विश्वास होना ये बहुत जरूरी है, तो पारदर्शिता से संबंधित समस्या भी हो सकती है। तो ये कुछ समस्याएं ऐसी है जो मैं समझता हूं कि परीक्षा से संबंधित समस्याएं भी आ सकती है। कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो विद्यालय के प्रशासन और प्रबंधन से संबंधित होती है। जैसे टीचर, आज मान लो 10 टीचर स्कूल में पढ़ा रहे और 10 में से 4 टीचर आए नहीं, ठीक है, या फिर रोजाना कोई न कोई टीचर नहीं आते और क्लासेस जो है जिस क्लास में टीचर नहीं होता वो ग्राउंड के अंदर जो है शोरगुल करती है, अव्यवस्था करती है और इस चक्कर में बाकी टीचर भी नहीं पढ़ा पाते। तो कक्षा की व्यवस्थाएं बनी रहे, ये कक्षा व्यवस्था, आपको जानकारी हो, कक्षाओं की व्यवस्था ये प्रशासन और प्रबंधन से जुड़ी एक समस्या है। कक्षाओं की व्यवस्था का जो जिम्मा है ये प्रशासन और प्रबंधन से जुड़ा समस्या हो सकती है। प्रशासन और प्रबंधन से संबंधी समस्या टाइम टेबल की हो सकती है। टाइम टेबल तो स्कूल का मैनेजमेंट बनाता है, टाइम टेबल से जुड़ी समस्या हो सकती है, टाइम टेबल की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको ध्यान हो, स्कूल में एडमिशन कम हो रहे हैं, नामांकन और टीसी या टीसी ज्यादा कट रही है, तो इसके ऊपर भी रिसर्च हो सकता है। तो नामांकन की प्रॉब्लम है, टीसी की प्रॉब्लम है,
ठीक है, ज्यादा नामांकन कम हो रहे हैं, टीसी ज्यादा कट रही है, स्कूल के अंदर फर्नीचर वगैरह की अगर प्रॉब्लम है तो वो भी समस्या हो सकती है, ठीक है ना, फर्नीचर की दिक्कत हो सकती है, बच्चों के बैठने की प्रॉपर व्यवस्था है कि नहीं है, मतलब ये सारे मुद्दे मैंने आपको कहा, ये सारी समस्याएं अपने को ये रटना नहीं है, बस मैंने आपको बताया कि समस्याएं कौन कौन सी हो सकती है। तो क्रियात्मक अनुसंधान में पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है समस्या का ज्ञान करना, समस्या की पहचान करना। अब समस्या का ज्ञान और समस्या की पहचान में हमें सबसे पहले तो यह देखना होगा कि हम क्रिया के जिस वास्तविक स्तर पर है, हम जहां अनुसंधान करना चाह रहे हैं, वहां अपने को दिमाग में आना चाहिए कि आखिर हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है, हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, हम किस प्रॉब्लम का कारण पता करना चाहते हैं, हम किस प्रॉब्लम का निराकरण चाहते हैं। तो बच्चों के व्यवहार से संबंधित समस्या, जैसे बच्चा चोरी कर रहा है, बच्चे विद्यालय देर से आ रहे हैं, कक्षा में शोर हो रहा है, विद्यार्थी भाग रहे हैं, विद्यार्थियों में तनाव है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। शिक्षण अधिगम से जुड़ी समस्या, जैसे शिक्षण विधि प्रतिकूल है, कक्षा कार्य, बच्चों का जो क्लास वर्क है, बच्चों का जो कक्षा कार्य है, उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे होमवर्क नहीं करके आ रहे, वो प्रॉब्लम हो सकती है। उच्चारण संबंधी बच्चे गलतियां कर रहे हैं, बच्चे किताब नहीं पढ़ पा रहा, ये सारी शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या है। परीक्षा से संबंधित समस्या, जैसे परीक्षा की सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर हो सकता है, प्रश्न व्यवस्था को लेकर हो सकता है, पारदर्शिता को लेकर हो सकता है। और प्रशासन प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं में कक्षा की व्यवस्था है, टाइम टेबल की प्रॉब्लम है, टीसी ज्यादा कट रही है, नामांकन कम हो रहे हैं, स्कूल के प्रति बच्चों का रुझान कम हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स प्रशासन और प्रबंधन संबंधित समस्या होती है। टीचर क्लास में नहीं जा रहे हैं, टीचर खाली बैठे हैं लेकिन क्लास से खाली पड़ी है, ठीक है ना, टीचर का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, एक टीचर खाली घंटे में बैठा, दूसरा टीचर नहीं आया, उसकी जगह व्यवस्थाएं नहीं बैठ रही है, कई सारी समस्याएं, कई सारी दिक्कतें हो सकती है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? समस्या का ज्ञान और समस्या की पहचान। अब समस्या का ज्ञान हो गया, समस्या की पहचान हो गई। अब सेकंड स्टेप पे मैं आपको बताना चाह रहा हूं, समस्या, इतनी सारी समस्या है, लेकिन हमें क्या करना है? उस प्रॉपर समस्या को चयन करना है, उस समस्या को परिभाषित करना है। मतलब आप जब कोई प्रोजेक्ट बनाते हो या कोई काम करते हो तो लिखते हो ना उद्देश्य कथन, जैसे लेसन प्लान में आप लिखते हो उद्देश्य कथन। तो समस्या का चयन करना और परिभाषित करना, इसका मतलब हमारे पास में बहुत सारी समस्या है, पर हमें कौन सी प्रॉब्लम पर रिसर्च करना है, वो निश्चित विशिष्ट समस्या हमें पता होनी चाहिए। वो है सेकंड स्टेप में आएगा, जिसको दूसरा सोपान अपन कह सकते हैं। समस्या का चयन कर लिया, समस्या का ज्ञान और समस्या की पहचान हमें है। दूसरे नंबर पर मैं लिखूंगा कि हमारे पास जितनी भी समस्याएं हैं, उसमें से क्या उस समस्या पर अनुसंधान हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो देखकर और हमें समस्या का चयन करना है और समस्या को परिभाषित करना है। समस्या का चयन करना और समस्या को परिभाषित करना, यह क्रियात्मक अनुसंधान का सेकंड स्टेप होता है। इसको हम कह सकते हैं उद्देश्य कथन करना। मतलब हमारा उद्देश्य क्या है? समस्याएं बहुत सारी है, लेकिन हम क्रियात्मक अनुसंधान में चाहते क्या है, वो हमें उद्देश्य कथन करना होता है। आपको मैं यहां बताना चाहूंगा, इस स्टेप में, पहले स्टेप में तो अपन क्या करते थे, समस्याएं बहुत सारी थी, हमें यह पता हो कि समस्या आखिर क्या क्या है। लेकिन सेकंड स्टेप में हम एक निश्चित विशिष्ट समस्या को देखते हैं कि हमें रिसर्च करना है, वो रिसर्च कौन से समस्या के ऊपर करना है। तो हम एक निश्चित विशिष्ट समस्या को जो है यहां पर परिभाषित कर लेते हैं। एक निश्चित विशिष्ट समस्या जिसके ऊपर हम रिसर्च करना चाह रहे हैं, उसको हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो एक चीज, पूरा जो रिसर्च होता है ना, उसको बाकायदा रिकॉर्ड में लिखा जाता है। और जब आप रिसर्च को रिकॉर्ड में लिखते हो तो आपको लिखना होगा कि आखिर समस्या क्या है। जो आप लिखते हो, बहुत सारी समस्या, उसमें आपने स्पेसिफिक समस्या को लिया और उसको आपने क्रियात्मक अनुसंधान का विषय बनाया। ये उद्देश्य कथन सेकंड स्टेप में आएगा। तीसरा स्टेप, तीसरा सोपान क्या है? समस्या के संभावित कारणों का निदान। जो समस्या भी आपने ली, उसके संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं, वो आप निदान करें, आप तथ्यों को इकट्ठा करें और आप समस्या के संभावित कारणों का विश्लेषण करें। अभी संभावित कारण ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसके बाद में संभावित हल बनाएंगे कि समस्या के संभावित कारण ये है और प्रॉब्लम को इन तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। संभावना है, अनुमान केवल, ठीक है ना, जिसको अपन कहेंगे संभावित क्रियात्मक परिकल्पनाएं। तो तीसरा स्टेप क्या आएगा, ध्यान देना। पहला स्टेप है समस्या का ज्ञान और समस्या की पहचान। दूसरा स्टेप है समस्या का चयन और समस्या को परिभाषित करना। तीसरा है समस्या के संभावित कारणों का निदान। समस्या के संभावित कारणों का निदान और विश्लेषण। समस्या के संभावित कारणों का
समस्या के संभावित कारणों का निदान, मतलब समस्या के संभावित कारणों को आप पता करेंगे और आप उन संभावित कारणों का क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। मैं बताना चाह रहा हूं यहां पर आप समस्या के संभावित कारणों को ढूंढने की कोशिश करेंगे और समस्या के संभावित कारणों को ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे, आप तथ्य इकट्ठे करेंगे जो समस्या से संबंधित है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारी समस्या, पहले स्टेप में समस्या का ज्ञान हुआ, दूसरे स्टेप में हमें समस्या परिभाषित करनी। हमने समस्या परिभाषित यह की कि विद्यालय के 120 बच्चों में से 70 बच्चे जिनका कॉपी के अंदर काम अधूरा था। हमारा समस्या यह है कि हमें कक्षा कार्य पूर्ण न किए जाने के कारणों की गहराई में जाना है और संभावित इस समस्या को हल करना है ताकि बच्चे सब होमवर्क या क्लास वर्क पूरा करके आए। हमने उसको उद्देश्य कथन कर दिया। फिर हम तथ्य इकट्ठे करेंगे कि कौन कौन से बच्चे हैं, एक बच्चा उसको कब काम दिया, उसने कितना काम किया, उसको किस विषय का काम दिया, एक साथ कितने विषयों का काम दिया। ये तथ्य हमने इकट्ठे किए जिससे हमें पता चला कि आखिर संभावित कारण क्या हो सकता है। होम क्लास वर्क ज्यादा है, हो सकता है टीचर क्लास के अंदर इतना लिख रहा है कि बोर्ड बच्चे की लिखने की गति धीमी है, मतलब जो भी संभावित कारण है। अब संभावित कारण जब हमारे पास आएंगे तो हम क्या करेंगे, समस्या का जो चौथा क्रियात्मक अनुसंधान का जो चौथा सोपान है, संभावित क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण, मतलब संभावित हल क्या है, समस्या कैसे सॉल्व हो सकती है, उसका अनुमान क्या करें कि समस्या हल हो सकती है। संभावित क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण, संभावित क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण। बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान दें, संभावित क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ध्यान दें, संभावित जो क्रियात्मक परिकल्पनाएं है उसका निर्माण करना। मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं कि समस्या के संभावित हल ढूंढना, समस्या के संभावित हल ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण बात है कि समस्या के संभावित हल क्या हो सकते हैं, समस्या की संभावित क्रियात्मक परिकल्पनाएं क्या हो सकती है, समस्या किन तरीकों से सॉल्व हो सकती है। हम ये जो संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं ये चौथे स्टेप में आएगी। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप जो आएगा पांचवा स्टेप, उसमें हम एक कार्य योजना बनाएंगे, रूपरेखा बनाएंगे और जो हमने कहा ना क्रियात्मक परिकल्पना की समस्या ऐसे हल होगी, ऐसे हल होगी, ऐसे हल होगी, उन चीजों को प्रयोग में लेंगे। खाली आपने कह दिया कि यह समस्या का संभावित हल है, क्या उससे समस्या सॉल्व हो जाएगी? नहीं, आपको एक रूपरेखा बनानी पड़ेगी, एक आउटलाइन बनानी पड़ेगी कि मैं इस तरीके से समस्या को सॉल्व करूंगा। तो आपका जो पांचवा स्टेप आएगा, ध्यान देना, वो क्या है, वो है एक कार्य योजना बनाकर, कार्य योजना या रूपरेखा, कार्य योजना या काम की रूपरेखा कह दो, कार्य योजना या रूपरेखा बनाकर, कार्य योजना या रूपरेखा बनाकर। बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान दें, कार्य योजना या रूपरेखा बनाकर क्रियात्मक परिकल्पनाओं का उपयोग करना, क्रियात्मक परिकल्पनाओं का उपयोग करना। क्रियात्मक परिकल्पनाएं जो आपने संभावित हल ढूंढे हैं ना, उन संभावित हलों का उपयोग करोगे। तो परियोजना आपको जानकारी हो, कार्य योजना या रूपरेखा बनाकर क्रियात्मक परिकल्पनाओं का आप उपयोग करोगे और बाकायदा जो भी आपकी समस्या हल हो रही है, जो भी समस्या किस तरीके से हल हो रही है, आप उसके प्रमाणों को ढूंढने की कोशिश भी यहां पर करोगे। और फिर छठा स्टेप आएगा जिसमें आप क्या करोगे, जो भी परिकल्पनाएं आपने प्रयोग में ली है उनका परीक्षण करके उसकी सार्थकता की जांच करोगे कि आप वास्तव में जो आपने संभावित हल परिकल्पना बनाई और उसका प्रयोग किया ये सही सार्थक हुए कि नहीं हुए। फिर आप कोई न कोई निर्णय और निष्कर्ष निकालोगे। अगर मान लो आपको लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो आप पहले स्टेप से वापस नए सिरे से इस रिसर्च को घुमाएंगे। ये चक्रीय प्रक्रिया है, आपको तब तक ये रिसर्च जारी रखना है जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो। ध्यान देना। तो छठे स्टेप में कहूंगा परिकल्पनाओं एवं उनकी क्रियान्विति, जो आपने क्रियान्विति की है उन परिकल्पनाओं की, एवं उनका जो उपयोग किया आपने, उनकी क्रियान्विति जो आपने की है, ठीक है, इसका निरीक्षण कर, इसको देखकर, इसका निरीक्षण कर
इनकी सार्थकता की जांच करना, इनकी सार्थकता की जांच करना, इनकी सार्थकता की जांच करना। यानी मैं ये कहूंगा कि इस स्टेप में हम विभिन्न प्रकार के निर्णय और निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वास्तव में समस्या हल हुई या नहीं हुई, और नहीं हुई हल तो वापस आप रिसर्च को कंटिन्यू करिए। समस्या को परिभाषित तो आप कर चुके हैं, लेकिन आगे के स्टेप्स को आप कंटिन्यू करिए। ये प्रक्रिया चक्रीय प्रक्रिया, चलता रहेगा ये। तो एक बार वापस देख ले। सबसे पहले अपन ने क्या किया, समस्या का ज्ञान और समस्या की पहचान। उसके बाद दूसरे स्टेप में समस्या, जितनी भी समस्या है उसमें से हमको जिस समस्या पर रिसर्च करना, उस समस्या का हमने चयन किया, और समस्या का चयन करके हमने समस्या को परिभाषित किया, उद्देश्य कथन किया। फिर समस्या के संभावित कारणों का निदान और विश्लेषण किया। संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं समस्या के, वो ढूंढे, तथ्य इकट्ठे किए। फिर हमने समस्या के संभावित जो हल है, मतलब क्रियात्मक परिकल्पनाएं, उनका निर्माण किया कि आखिर समस्या किन किन तरीकों से, क्योंकि जब हमें समस्या के संभावित कारण पता चले तो हम संभावित हल भी ढूंढ सकते हैं। फिर खाली हल ढूंढने से कुछ नहीं होगा, कार्य योजना या रूपरेखा बनाकर हमने क्रियात्मक परिकल्पना का उपयोग किया, और उसके बाद में हम परिकल्पना और उनकी क्रियान्विति को निरीक्षण करके कि किस हद तक हमने जो हल ढूंढे और हल का उपयोग किया वो किस हद तक सफल हुए, किस हद तक सार्थक हुए, हम एक स्पेसिफिक निर्णय और एक स्पेसिफिक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश यहां पर करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात ये अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। मैं क्रियात्मक अनुसंधान के संदर्भ में एक बात आपको बताना चाहूंगा। ये तो क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान है। आमतौर पर क्रियात्मक अनुसंधान की चर्चा होती है, तो क्रियात्मक अनुसंधान आमतौर पर कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं, ये एक चीज और आती है। यहां पर हमारा कंसेप्ट आता है, आपको ध्यान हो, क्रियात्मक अनुसंधान कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, इस पे बात करेंगे अपन। क्रियात्मक अनुसंधान, ध्यान दें, अगर मैं क्रियात्मक अनुसंधान की बात करूं तो मैं आपको यहां क्रियात्मक अनुसंधान की कुछ स्पेसिफिक टाइप्स बताना चाहूंगा। जैसे एक तो क्रियात्मक अनुसंधान होता है निदानात्मक। निदानात्मक, देखो ये क्रियात्मक अनुसंधान का मोटिव क्या है, उसके आधार पे निदानात्मक का मतलब, अगर क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य समस्या का कारण पता करना है तो वो निदानात्मक क्रियात्मक परीक्षण की प्रकृति, मतलब क्रियात्मक अनुसंधान की जो प्रकृति है उसके आधार पे उसका प्रकार हो जाएगा। एक है संभागीय सम्मिलनात्मक। अगर आप ऐसा क्रियात्मक अनुसंधान ले रहे हो जिसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों से सर्वे हो, बच्चों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो, सर्वेक्षण टाइप का अनुसंधान, वो आएगा संभागीय सम्मिलनात्मक। एक आता है मूलभूत। मूलभूत अनुसंधान में समस्या, देखो मूलभूत शब्द मिलता जुलता है मौलिक से। अगर मान लो क्रियात्मक, वैसे तो क्रियात्मक अनुसंधान दूसरी स्कूलों में तो काम नहीं आएगा, लेकिन मान लो आपने ऐसा रिसर्च किया जिसके रिजल्ट्स भविष्य में भी आप काम में ला सकते हो, तो फिर वो क्रियात्मक अनुसंधान क्या बन जाएगा, मूलभूत अनुसंधान। और एक होता है प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक अनुसंधान का मतलब है जिसमें नियंत्रित परिस्थितियां, मतलब आप रिसर्च कर रहे हो तो आप उसमें कंडीशन डाल दो कि ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। नियंत्रित कंडीशंस के अंदर जो अनुसंधान होता है वो प्रयोगात्मक अनुसंधान होगा। मैं 4 टाइप आपको बताना चाहूंगा। आमतौर पर क्रियात्मक अनुसंधान के कितने प्रकार होते हैं, 4 आमतौर पर। एक होता है निदानात्मक। निदानात्मक के बाद में दूसरा होता है संभागीय। संभागीय मतलब जिसमें संभागिता ज्यादा हो। संभागीय या जिसको कहते हैं सम्मिलनात्मक। सम्मिलनात्मक एक निदानात्मक है, दूसरा संभागीय या सम्मिलनात्मक है। तीसरा जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है वो होता है मूलभूत। तीसरा क्रियात्मक अनुसंधान होता है मूलभूत अनुसंधान। और चौथा जो अनुसंधान होता है मैं बताना चाहूंगा वो होता है प्रयोगात्मक। क्रियात्मक अनुसंधान को आमतौर पर अपन कितने प्रकारों में बांट सकते हैं, 4 प्रकारों में बांट सकते हैं। सबसे पहले निदानात्मक प्रकार का क्रियात्मक अनुसंधान होता है। निदानात्मक का मतलब जब अपन क्रियात्मक अनुसंधान में कोई समस्या या परिस्थिति के कारण पता करना चाहे। संभागीय का मतलब जिसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों से सर्वे करे, सर्वेक्षण टाइप। इसमें अनुसंधान के रिजल्ट भविष्य में काम में ला सके। हालांकि क्रियात्मक अनुसंधान आमतौर पर भविष्य में काम आने वाले या दूसरी स्कूलों में काम आने वाले रिजल्ट होते नहीं है,
लेकिन मान लो अनुसंधान के रिजल्ट चलो मत हो, पर अनुसंधान के जो कार्य है वही कह दो कि कार्यों को हम भविष्य में प्रयोग में ला सकते हैं कि नहीं ला सकते, तो वो चीजें अपने मूलभूत में चली जाएगी। और चौथी टाइप प्रयोगात्मक है। जब आप नियंत्रित परिस्थितियों में कोई अनुसंधान करते हो, कंट्रोल्ड सिचुएशन में करते हो। प्रयोग तो हमेशा नियंत्रित कंडीशन में ही होता है। प्रयोग में तो होता है ना कि भाई क्लास इतनी क्लास है, क्लास में इतने बच्चे होने चाहिए, बच्चे इतने बजे आएंगे, बच्चे इतने बजे जाएंगे, ये सारी स्थितियां कंट्रोल्ड है। फिर जो रिसर्च होगा वो प्रयोगात्मक रिसर्च है। तो कहने का मतलब यह है, अगर मैं क्रियात्मक अनुसंधान का पहला प्रकार निदानात्मक की बात करूं, तो निदानात्मक का मतलब क्या है? जब आपका उद्देश्य किसी समस्या या परिस्थिति, किसी समस्या या किसी परिस्थिति, देखो निदान का मतलब ही कारण ढूंढना, तो किसी समस्या या किसी परिस्थिति के केवल कारण, हल तक जाना ही नहीं है, कारण पता करने का ही उद्देश्य हमारा। बाकी क्रियात्मक अनुसंधान में कारण भी पता करते हैं, निराकरण भी करते हैं, पर जब हमारा उद्देश्य समस्या या परिस्थिति के कारणों का पता लगाना ही है, हल हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं, तो समस्या के कारणों का पता लगाने के लिए जो अनुसंधान किया जाता है उसे अपन कहते हैं निदानात्मक अनुसंधान। संभागीय या सम्मिलनात्मक अनुसंधान क्या है? जिसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों की भागीदारी हो। ध्यान देना, यह सर्वेक्षण प्रकार का अनुसंधान है। यह जो संभागीय या सम्मिलनात्मक है ना, यह सर्वेक्षण प्रकार का अनुसंधान है। यह कैसा अनुसंधान है? ये सर्वेक्षण प्रकार का अनुसंधान है, और इस अनुसंधान में ज्यादा से ज्यादा बच्चों की भागीदारी होती है। मतलब अपन अनुसंधान के अंदर मैक्सिमम बच्चों को शामिल करते हैं, विद्यालय के अधिकतम बच्चों की ये सर्वेक्षण प्रकार का अनुसंधान है, और इसमें हम ये देखते हैं कि बच्चों की अधिकतम भागीदारी हो। तीसरा जो टाइप आता है मैं बताना चाहूंगा, तीसरा जो प्रकार है मूलभूत अनुसंधान। जब आप अनुसंधान के कार्यों का लेखा करके, लिखकर और उसे भविष्य में काम ला सके, तो मूलभूत है। ध्यान दे, बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पे जानकारी हो। बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जरा ध्यान दे। बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पे ध्यान दे। मैं मूलभूत अनुसंधान के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पे बता रहा हूं। मूलभूत अनुसंधान में जब अनुसंधान के कार्यों का लेखा करके, उसका रिकॉर्ड रख के उसको भविष्य में काम ला सके, जब अनुसंधान के कार्यों का लेखा करके, जब अनुसंधान के कार्य, जो अनुसंधान आपने किया उसके जो भी कार्य है, उन कार्यों को लिखित रिकॉर्ड में लेखा करके उन्हें भविष्य में काम में लाया जाता है, तो यह होता है मूलभूत अनुसंधान। वैसे भी मूलभूत का मतलब यही है कि आप बाद में काम में ला सके। तो जब मूलभूत शब्द मौलिक से ही तो बना है, जब अनुसंधान के कार्यों का लेखा करके उन्हें भविष्य में काम में ला सके, भविष्य में काम में ला सके, तो हम कहेंगे कि यह अनुसंधान कैसी प्रकृति का है? मूलभूत। और प्रयोगात्मक अनुसंधान का मतलब, प्रयोग का मतलब हमेशा एक ही है, नियंत्रित परिस्थितियों में होना ही चाहिए। तो प्रयोगात्मक का मतलब क्या है? नियंत्रित परिस्थितियों में होने वाला अनुसंधान। प्रयोगात्मक का मतलब जब आप अनुसंधान नियंत्रित परिस्थिति में करते हैं। मैं बताना चाह रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पे ध्यान दे, नियंत्रित परिस्थिति में होने वाला अनुसंधान प्रयोगात्मक अनुसंधान कहलाता है। नियंत्रित परिस्थिति में होने वाला अनुसंधान क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को क्रियात्मक अनुसंधान के संदर्भ में ध्यान रखना है। और अब अगर आपने बहुत अच्छे से क्रियात्मक अनुसंधान को समझ लिया, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो जनरल वे में एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का देखो, अगर सब्जेक्टिव पेपर होता है, आप कई किताबों में विशेषताएं अलग पढ़ते हो, उद्देश्य अलग पढ़ते। हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव होता है ना, तो हमारे को तो महत्व पढ़ कह लो, उद्देश्य कह दो, लक्ष्य कह दो, विशेषताएं कह दो, एक ही चीज। हमें क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में जो बातें ध्यान रखनी है, वो सारी बातें क्या है, ये हमें यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी होगी। मैं बताना चाह रहा हूं
क्रियात्मक अनुसंधान में आपको जानकारी हो, जो एग्जीक्यूशन रिसर्च हम कर रहे हैं, जो क्रियात्मक अनुसंधान हम कर रहे हैं, उस क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य कह दो, चाहे क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व कह दो, क्या महत्व है, बात वही है, जो उद्देश्य है वही महत्व है, और चाहे आप क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं कह दो। अपन कुल मिला के अपने को क्या क्या बातें क्रियात्मक अनुसंधान के संदर्भ में ध्यान रखनी है, वो सारी चीजें मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। आपको इसमें जनरल चीजें है, जैसे क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य, विशेषताएं, महत्व, अगर इन शब्दों की बात अगर हम करें तो मैं ये बताना चाहूंगा कि क्रियात्मक अनुसंधान का मूलभूत उद्देश्य क्या है? विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार करना। हम चाहते ही है कि कार्य के दौरान जो भी समस्याएं आ रही है, चाहे टीचिंग में, चाहे लर्निंग में, चाहे मूल्यांकन में, चाहे प्रशासन में, चाहे प्रबंधन में, उन समस्याओं का निदान हो जाए, उन समस्याओं का निराकरण हो जाए। हम चाहते हैं कि विद्यालय के दोष है तो वो दूर हो, शिक्षक के दोष है तो वो दूर हो, छात्र के दोष है तो वो दूर हो। विद्यालय में शिक्षक जो शिक्षण करते हैं वो गुणात्मक स्तर पर बढ़िया शिक्षण हो, ये हमारा प्रयास है। यहां पे मैं बताना चाह रहा हूं कि विद्यालय के अंदर बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। विद्यालय के अंदर, जैसे मैंने क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में बात की, क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताओं के संदर्भ में बात की, क्रियात्मक अनुसंधान के अगर मैं क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व, क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य, क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताओं पर चर्चा करूं तो सबसे पहले अपने को यह दिमाग में रखना है कि क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से हम विद्यालय की कार्य प्रणाली में क्या करते हैं? सुधार लाते हैं। देखो, चाहे आप उद्देश्य कह दो, चाहे ये क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व कह दो, चाहे उसकी विशेषताएं कह दो, हमारा मूल मोटिव है क्रियात्मक अनुसंधान के संदर्भ में हमें क्या क्या याद रखना है। तो विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार लाना, ये हमारा एक उद्देश्य होता है। विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार लाना, ये हमारा एक उद्देश्य होता है। क्रियात्मक अनुसंधान के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो मैं बताना चाहूंगा कि विद्यालय की कार्य प्रणाली के अंदर सुधार लाना, ये हमारा एक मोटिव है। दूसरी बात आपको जानकारी हो, विद्यालय में जो समस्याएं आ रही है, जो भी समस्याएं आ रही है, चाहे शिक्षण में समस्या है, चाहे अधिगम में समस्या है, चाहे प्रशासन में समस्या है, चाहे प्रबंधन में समस्या है, चाहे बच्चों के मूल्यांकन में समस्या, किसी में भी समस्या है, प्रशासन में, प्रबंधन में, बच्चों के मूल्यांकन मतलब परीक्षा प्रणालियों में, बच्चों किसी भी प्रकार की जो समस्याएं आ रही है, मूल्यांकन आदि में आने वाली समस्याओं का निदान और निराकरण, ये हमारा एक उद्देश्य है। इसमें जो भी समस्याएं हमारे सामने आ रही है, उन समस्याओं के कारणों का पता लगाए। कारणों का पता लगाना मतलब समस्याओं का निदान करना, और समस्याओं को दूर करना मतलब उनका निराकरण करना। तो समस्याओं के कारणों का पता करना, समस्याओं को दूर करना, ये एक मेन मोटिव वाली बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। मैं बताना चाह रहा हूं कि जब समस्या के कारणों के अंदर अपन जाएंगे, समस्या के कारण को पता करना, और समस्या के कारण को पता करने के अलावा समस्या का उपचार करना, मतलब समस्या के जो भी कारण रहे हैं उन कारणों को दूर करने की कोशिश हम क्रियात्मक अनुसंधान के अंदर आमतौर पर करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। इसके अलावा हम एक कोशिश करते हैं कि विद्यालय के छात्र के शिक्षक के दोष दूर हो जाए। विद्यालय में कोई कमी है वो दूर हो, शिक्षक में वो कमी है वो दूर हो, छात्र में कोई कमी है वो दूर हो, प्रशासन में कोई कमी है वो दूर हो। तो कहने का मतलब इनमें से किसी के भी जो दोष है उन दोषों को दूर करना, गलतियों को दूर करना, कमियों को दूर करना, ये क्रियात्मक अनुसंधान का एक उद्देश्य होता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रियात्मक अनुसंधान में जब अपन रिसर्च करते हैं तो टीचर को पता चलता है कि मेरा काम कितना सही है, स्टूडेंट को पता चलता है उसका काम कितना सही है, हेडमास्टर को पता चलता है उसका कितना काम सही है। तो कहने का मतलब विद्यालय का प्रिंसिपल या हेडमास्टर, टीचर, प्रबंधन सभी अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होते हैं। इस क्रियात्मक अनुसंधान का ये इंपॉर्टेंस है। विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक कह दो, 12वीं स्कूल है तो प्रधानाचार्य, बाकी उससे नीचे की स्कूलें हैं, मान लो 12वीं स्कूल नहीं है, 11वीं 12वीं नहीं है, 10वीं स्कूल है, हेडमास्टर,
8वीं स्कूल है, हेडमास्टर, प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक, शिक्षक आदि अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होते हैं। क्यों? क्योंकि जब रिसर्च होता है ना, तो उनको पता चलता है कि उनके काम कितना, उनका काम सही है और कितना उनके काम में खोट है। तो ये सब अपने कर्तव्य के प्रति क्या होते हैं? जागरूक होते हैं, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान देना, जो भी स्कूल के हेडमास्टर है, स्कूल का प्रिंसिपल है, स्कूल का टीचर है, स्कूल का प्रबंधन है, ये सब अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का एक इंपॉर्टेंट रोल या उसका विशेषताओं के अंदर अगर मैं बात करूं, तो एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि जब हम बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, टीचिंग में प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम एक तो शिक्षण का स्तर बढ़ाना चाह रहे हैं, एक हम बच्चों की उपलब्धि का स्तर। टीचर अपनी देखो, बच्चों की उपलब्धि ही तो टीचर की टीचिंग का जजमेंट है। आज मैं कह दूं कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं, इससे मैं अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा। मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, तो वो रिजल्ट्स ही एक टीचर की टीचिंग की पहचान होती है। तो विद्यालय के अंदर ये जो रिसर्च करते हैं ना, इससे शिक्षण की कमियां दूर होगी, तो शिक्षक का शिक्षण स्तर बढ़ेगा, विद्यालय में बच्चों की उपलब्धि भी बढ़ेगी। तो कहने का मतलब इसका एक उद्देश्य होता है शिक्षण स्तर में वृद्धि करना, शिक्षण स्तर में वृद्धि करना, यह क्रियात्मक अनुसंधान का एक उद्देश्य है। ध्यान दें, क्रियात्मक अनुसंधान का एक उद्देश्य यह है कि शिक्षण स्तर में वृद्धि करे। क्रियात्मक अनुसंधान का एक उद्देश्य यह भी है कि बच्चों की उपलब्धि भी बढ़े। बच्चों की उपलब्धि का, जैसे बच्चे परसेंटेज ला रहे हैं ना, बच्चों के नंबर बढ़े, बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं, रिसर्च करते हैं, कारण ढूंढते हैं, समस्या को हल करते हैं। बच्चों की कक्षा में शिक्षक का शिक्षण स्तर बढ़ना, और जब शिक्षक का शिक्षण स्तर बढ़ेगा तो सीधी सी बात है बच्चों की उपलब्धि का स्तर भी बढ़ना, मतलब बढ़ जाता है या बढ़ाना, यह उद्देश्य हो सकता है। आप उद्देश्य लिखोगे बच्चों की उपलब्धि का स्तर बढ़ाना, महत्व लिखोगे, इससे बच्चों की उपलब्धि का स्तर बढ़ता है। बस लाइन का फर्क है और कोई फर्क नहीं है, चीज वही की वही है। आपको ध्यान हो, जब हम रिसर्च करते हैं और हमें पता चलता है कि जैसे बच्चों को कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, बच्चे उच्चारण नहीं कर पा रहे, बच्चों को कंटेंट समझ में नहीं आ रहा, बच्चों की उपलब्धि नहीं होने, हम क्या करेंगे? स्कूल में नई नई चीजों का प्रयोग, नवाचारों का प्रयोग, हम दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग, हम इनोवेटिव टेक्निक्स का प्रयोग, विद्यालय में नवाचारों का प्रयोग करना। देखो, हमारा मूल उद्देश्य है विद्यालय की कार्य प्रणाली को सुधारना, और जब हमें रिसर्च के अंदर समस्या के हल को ढूंढने की कोशिश की और हमें पता चला कि यह नई चीज करने से विद्यालय में प्रॉब्लम सोल्व होगी, तो हम उन नवाचारों का प्रयोग भी करते। और एक बात ध्यान देना, जब हमारा उद्देश्य है विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समझ में आए, टीचर बढ़िया से बढ़िया पढ़ाए, तो सीधी सी बात है हम विद्यालय में लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण कर रहे हैं। देखो, ये रिसर्च, अगर हम रिसर्च ना भी करें तो क्या है, लेकिन रिसर्च क्यों कर रहे हैं? ताकि बच्चों की समस्याएं दूर हो। मूल टारगेट तो बच्चों की समस्या, फिर भले ही शिक्षण की समस्या, पर मूल टारगेट तो यह ना कि बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो विद्यालय में प्रजातांत्रिक वातावरण का निर्माण करना, यह एक बहुत महत्वपूर्ण टारगेट होता है क्रियात्मक अनुसंधान का। कि स्कूल के अंदर जब हम रिसर्च करते हैं ना, तो हमारा एक टारगेट होता है कि हम स्कूल के अंदर एक डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर का निर्माण कर पाए, ये हमारा एक उद्देश्य होता है। इसके अलावा जब हम इस प्रकार के रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च तो आपस में शिक्षक सब मिलके करते हैं, या फिर शिक्षकों में भी आपस में प्रेम, सौहार्द, वो भावनाएं वो स्थापित करना क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होता है। क्योंकि देखो, रिसर्च आप करोगे तो टीचर भी टीम वर्क में काम करेंगे इस रिसर्च के दौरान। तो सीधी सी बात है कि इस रिसर्च का एक उद्देश्य यह भी होता है शिक्षकों में आपसी प्रेम, सौहार्द बढ़ाना। क्योंकि देखो, रिसर्च करेंगे, हमें यह पता चल सकता है कि स्कूल में बच्चों का रिजल्ट इसलिए डाउन है क्योंकि टीचर तो आपस में झगड़े से पूरे नहीं होते, पढ़ाना तो दूर की बात है। तो हमें इस प्रकार के रिसर्च से शिक्षकों में आपसी प्रेम, सौहार्द भावना बढ़ाने का एक उद्देश्य भी क्रियात्मक अनुसंधान का रहता है। आपको यह भी बताना चाहूंगा कि क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से हम ये प्रयास करते हैं कि हम, देखो, सीधी सी बात है, हमारा एक प्रयास रहता है कि वैज्ञानिक पद्धतियों से समस्याओं का निराकरण हो। समस्या, वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करना समस्या का निदान और निराकरण में, ये हमारा एक प्रयास है। वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग समस्या के निदान और समस्या के निराकरण में हो। ठीक है।
हम अगर किसी चीज को बिल्कुल रिकॉर्ड के साथ में अनुसंधान कर रहे हैं, इसका मतलब हम साइंटिफिकली क्रम से हम लोग क्रियात्मक अनुसंधान को जो है वो कर रहे हैं। हमारा मेन जो टारगेट है वो क्या है? विद्यालय में गुणात्मक प्रगति हो। हम क्वांटिटी नहीं चाह रहे, हम क्वालिटी चाह रहे हैं। और हमारा वर्तमान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्वालिटी की बात करता है, और इसलिए क्वालिटी निश्चित रूप से ये बहुत जरूरी है। एक बात आपको और क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में बताना चाहूंगा, ध्यान देना। क्रियात्मक अनुसंधान जिसकी चर्चा मैं यहां पर कर रहा हूं, एग्जीक्यूशन रिसर्च की बात कर रहा हूं, चूंकि यह क्रिया के वास्तविक स्तर पर काम आ रहा है, यह वास्तविक स्तर पर काम आ रहा है, ध्यान देना। इसलिए अपन इसके बारे में दो चार बातें ध्यान रखें। हम क्या कह सकते हैं? क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में हम कह सकते हैं ये एक प्रकार का व्यवहारिक अनुसंधान है, मौलिक नहीं है, व्यवहारिक अनुसंधान। व्यवहारिक अनुसंधान क्यों? क्योंकि यहां व्यवहारिक कार्यकर्ता, चाहे शिक्षक है, चाहे बच्चे हैं, चाहे एसएमसी कार्यकर्ता है, चाहे हेडमास्टर है, चाहे बाबू है, स्कूल वाले ही स्कूल में रिसर्च कर रहे हैं और स्कूल की समस्या का निदान करके स्कूल में ही समस्या का निराकरण कर रहे हैं। इसलिए व्यवहारिक स्तर पर प्रॉब्लम है, व्यवहारिक स्तर पर सॉल्व हो रही है, तो ये व्यवहारिक अनुसंधान। दूसरा, जो लोग रिसर्च करने वाले हैं ना वो खुद स्कूल में ही होते हैं, और यहां बाहर से आकर कोई डीओ, कोई सीबीओ, कोई जेडी, कोई डायरेक्टर, वो नहीं करने वाला है रिसर्च, आपको ही रिसर्च करना है। इसका मतलब आप खुद का मूल्यांकन कर रहे हो। क्रियात्मक अनुसंधान आत्म मूल्यांकन परक अनुसंधान होता है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है, ध्यान देना। आत्म मूल्यांकन परक अनुसंधान है। यह रिसर्च अपने आप में कैसा है? आत्म मूल्यांकन परक अनुसंधान है। और एक बात मैंने कही, इसकी प्रकृति चक्रीय होती है। यह तो मैंने आपको शुरू में बताया ना, क्रियात्मक अनुसंधान की प्रकृति चक्रीय है। मान लो क्रियात्मक अनुसंधान के 6 स्टेप से गुजर गए और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, आपको सर्कल वापस घुमाना पड़ेगा। हमारे महोदय स्टीफन एम कोरे ने क्रियात्मक अनुसंधान को चक्रीय माना है। हमारे महोदय स्टीफन एम कोरे ने कहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान करके ही पूरा काम नहीं चलेगा, हमको तो रिजल्ट पर जाना है, और रिजल्ट पर जाना है तो सीधी सी बात है कि क्रियात्मक अनुसंधान जो है अपने आप में इसकी प्रकृति क्या है? चक्रीय। आपको सर्कल फिर से घुमाना पड़ेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखना है। राजस्थान के अंदर अगर क्रियात्मक अनुसंधान की चर्चा करूं तो यहां मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमारा राजस्थान के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है RSCERT, या जिसको पहले कहते थे SIERT, आज भी बोलचाल में SIERT कहते हैं। तो उदयपुर के अंदर यह संस्था है SIERT, मतलब राजस्थान स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, या पहले कहते थे इसको स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, बात वही है, आज भी बोलचाल में SIERT कहते हैं। तो यह संस्था एक तो ये प्रोत्साहन देती है क्रियात्मक अनुसंधान को, ठीक है। और एक आपका बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, जो राजस्थान का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर है, ये संस्थाएं क्रियात्मक अनुसंधान को प्रोत्साहन देती है। भारत सरकार के स्तर पर अगर हम देखें तो NCERT नई दिल्ली, ये तमाम संस्थाएं ऐसी है। देखो, ये संस्था आकर रिसर्च नहीं करेगी, रिसर्च स्कूल में ही होगा, लेकिन कहते हैं कि NCERT नई दिल्ली, मैं बताना चाह रहा हूं कि NCERT नई दिल्ली ये भी क्रियात्मक अनुसंधान को क्या करती है? प्रोत्साहन देती है। क्रियात्मक अनुसंधान को मतलब राजस्थान के अंदर जैसे RSCERT या SIERT कह दो, और भारत सरकार के स्तर पर NCERT कह दो, ये क्रियात्मक अनुसंधान को प्रोत्साहन देने वाली संस्था है। और इस तरीके से आपने बहुत डिटेल से, मुझे लगता है, क्रियात्मक अनुसंधान को समझा होगा, पढ़ा होगा और अपने दिमाग के अंदर बिठाया होगा। पूरा का पूरा क्रियात्मक अनुसंधान अब आपके जहन में बैठ गया होगा। धन्यवाद, फिर मिलूंगा अगले वीडियो लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।